एल्केन के जो रासायनिक गुण थे, केमिकल प्रॉपर्टीज थी, इसमें हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे थे। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमने फर्स्ट पढ़ा है हैलोजनीकरण। उसके बाद जो दूसरी इसकी रासायनिक अभिक्रिया है वो है नाइट्रीकरण। देखिए जो नाइट्रीकरण रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, एल्केन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन NO2 समूह के द्वारा होता है। तो वही प्रतिस्थापन है, और जो प्रतिस्थापन होगा वो होगा मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर हम जो रिएजेंट है अभिकर्मक जो काम में लेंगे वो लेंगे नाइट्रिक एसिड, और रिएक्शन होगी हाई टेम्परेचर पर। अब यदि हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी तो इसमें इंटरमीडिएट के रूप में फ्री रेडिकल बनेंगे, मुक्त मूलक बनेंगे, इसलिए ये अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन प्रकार की होगी। देखिए एल्केन को मैं लिख सकता हूं RH। यदि मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड से और टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 400 to 500 डिग्री सेल्सियस, तो देखिए क्या होगा। नाइट्रिक एसिड को मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, तो यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ब्रेक होने पर जो फ्री रेडिकल बनेंगे, देखिए ये होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, समांश विखंडन होगा, ये फ्री रेडिकल बनेगा इसका। ठीक है, तो अब देखिए इसमें भी वही होमोलाइटिक क्लीवेज होगा यहीं से, और इसका भी फ्री रेडिकल बनेगा। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल तो रिमूव हो जाएगा और ये बनेगा RNO2। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बनेगा अपने पास, प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रो एल्केन और H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहां जो एल्केन था उसका जो H था उसका प्रतिस्थापन किस समूह के द्वारा हो गया, नाइट्रो समूह के द्वारा हो गया, इसलिए हम इस अभिक्रिया को बोलेंगे नाइट्रीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं बात करता हूं मेथेन की, तो मैं मेथेन को लिख सकता हूं CH3H, और जब मैं इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड से कराऊंगा तो मुझे प्राप्त होंगी CH3NO2, जिसे मैं कहूंगा नाइट्रो मेथेन प्लस H2। ठीक है, तो नाइट्रोमेथेन प्राप्त हो जाएगी। अब इसी में हमें एक एक्स्ट्रा जो की कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रखना है। क्या है, देखिए कि अभिक्रिया होती है हमेशा हाई टेम्परेचर पर, और जब हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी तो इसमें कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक होता है। तो ब्रेक होने की कंडीशन में इसमें जितने भी संभावित सभी उत्पाद बनेंगे, यानी हमें जो नाइट्रीकरण रिएक्शन है इसमें जब भी हमें प्रोडक्ट बनाने हैं तो ये स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हायर एल्केन, देखिए मेथेन में तो कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है, इसलिए इससे तो केवल एक ही प्रोडक्ट बन जाएगा नाइट्रोमेथेन। लेकिन अगर हम कोई हायर एल्केन लेंगे तो वहां हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करवाकर संभावित सभी नाइट्रो एल्केन का उत्पाद बनेगा, यानी जो नाइट्रो एल्केन प्राप्त होंगी वो मिश्रण के रूप में प्राप्त होगी। देखिए कुछ क्वेश्चन है उनको हम करते हैं। देखिए जैसे मैंने लिया एथेन, एथेन को यदि कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं और टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 400 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस यदि मैं टेम्परेचर लेता हूं, तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा, देखिए एक तो एथेन के H का प्रतिस्थापन होगा NO2 समूह के द्वारा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH2NO2। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो एथेन। लेकिन दूसरी बात है कि हमें पता होना चाहिए कि टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो ये जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ये भी क्या होगा, ब्रेक होगा। जब ये ब्रेक होगा तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होने पर दूसरा जो प्रोडक्ट बनने की संभावना होगी CH3NO2, यानी इसमें कौन बनेगा, नाइट्रो एथेन भी बनेगा। ठीक है, तो यहां पर नाइट्रो एथेन, सॉरी नाइट्रोमेथेन। ठीक है, तो नाइट्रोएथेन और नाइट्रोमेथेन इन दोनों का मिश्रण
हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम और करते हैं। जैसे हमने ले लिया प्रोपेन CH3 CH2 CH3, हमने प्रोपेन लिया और इसकी रिएक्शन करवा दी नाइट्रिक एसिड से हाई टेम्परेचर पर। अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर 400 से 500 डिग्री सेल्सियस लिया और देन हमने इसको हीट किया। तो हीट करने पर हमें पता है कि नाइट्रो H का प्रतिस्थापन NO2 समूह के द्वारा होगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2 NO2। ठीक है, एक तो ये बनेगा। यहाँ पर हमें पता है कि जो ये हाइड्रोजन है ये वाला और ये वाला, अगर यहाँ से H एक हटता है और NO2 जुड़ता है तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये वाला जो 2 डिग्री हाइड्रोजन है ये भी रिप्लेस हो सकता है। तो इसमें जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो ये भी बन सकता है CH3 CH, यहाँ पर जुड़ेगा NO2 और यहाँ जुड़ जाएगा CH3। ठीक है, इनकी जो नेमिंग यदि हम करते हैं तो देखिए इसमें सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लेंगे और अगर नंबरिंग करेंगे तो अपने को पता है कि ये फंक्शनल ग्रुप है तो उस साइड से नंबरिंग करेंगे। ठीक, तो इसका नाम होगा 1 नाइट्रो प्रोपेन। ठीक है, और इसका जो नाम होगा इसमें भी ये चेन रहेगी। नंबरिंग किधर से भी आप करीजिए, NO2 समूह को हमेशा कौन से पोजीशन पर आएगा, 2 नंबर पोजीशन पर आएगा। तो हम इसे कह देंगे 2 नाइट्रो प्रोपेन। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास ये था कि हाई टेम्परेचर पर जब रिएक्शन होती है तो उस कंडीशन में कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी ब्रेक होता है। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड देखिए अगर ब्रेक होता है तो यहां से भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। जब इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक ये ग्रुप बच जाएगा और एक ये ग्रुप। मान लीजिए कि हमने इधर वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो इधर वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये वाला। तो दोनों कंडीशन में हमारे पास 2 प्रोडक्ट और बन सकते हैं। देखिए क्या क्या बन सकते हैं। एक तो CH3 CH2 NO2 प्लस एक कार्बन के लिए आ जाएगा CH3 NO2। यानी इस केमिकल रिएक्शन में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास बनेंगे वो 4 प्रोडक्ट बनेंगे। इन चारों नाइट्रो एल्केन्स का मिश्रण प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार हमें एल्केन लिखकर उससे बनने वाले संभावित सभी उत्पादों के बारे में पूछा जा सकता है। और ये जो क्वेश्चन है ये जेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, इसके पश्चात जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है वो है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में देखिए क्या होता है। सल्फोनीकरण में क्या होगा, एल्केन के H का प्रतिस्थापन, जहां देखिए हैलोजनीकरण में H का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन परमाणु के द्वारा हो रहा था। उसके बाद नाइट्रीकरण में जो प्रतिस्थापन था वो NO2 समूह के द्वारा हो रहा था। अब की बार जो एल्केन के H है उसका प्रतिस्थापन है वो सल्फोनिक ग्रुप यानी SO3H ग्रुप के द्वारा हो रहा है। इसके लिए हमें अभिक्रिया में जो रिएजेंट डालते हैं वो लेते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड, इन दोनों का मिक्सचर काम में लेते हैं और इसको हम बोलते हैं H2S2O7। ठीक है, इस H2S2O7 का नाम होता है पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल या हम इसे ओलियम भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसको हम फ्यूमिंग H2SO4 भी कह सकते हैं, फ्यूमिंग सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सभी एक ही चीज है। ठीक है, तो जैसे एल्केन की रिएक्शन RH प्लस हमने ले लिया सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो इससे हमें जो ग्रुप मिलेगा वो मिलेगा SO3H। ठीक है, और ये जो SO3H है ये इस एल्केन के H का रिमूवल कर देगा या उसका क्या कर देगा, प्रतिस्थापन कर देगा। तो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी और वही RSO3H प्लस H2। ठीक है, ये है। तो इसका यहां में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे एल्केन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये सल्फोनीकरण रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिए अगली रिएक्शन
अगली रिएक्शन है क्लोरोसल्फोनीकरण रिएक्शन। क्लोरोसल्फोनीकरण जो रिएक्शन है उसमें रिएजेंट होता है सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। इस अभिक्रिया का एक विशेष नाम भी है रीड अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए RH और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस क्लोरीन से। तो देखिए RSO2Cl प्लस HCl बाहर निकल जाएगा इसमें, तो इसको हम कहेंगे एल्काइल सल्फोनिल क्लोराइड, एल्काइल सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा एक विशेष नया ये नेम रिएक्शंस में आ गई, तो हमें रीड रिएक्शन थोड़ा सा नेम से ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो थी उसमें तीनों इंपॉर्टेंट है, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण और नाइट्रीकरण। इसके बाद जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है वो है समावयवीकरण, आइसोमराइजेशन। तो देखिए जो समावयवीकरण की रिएक्शन है वो क्या है। समावयवीकरण या जो समावयवी जो यौगिक होते हैं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि किसी कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना या किसी परमाणु या समूह का त्रिविम विन्यास अलग अलग हो, तो वे आपस में क्या होते हैं, समावयवी होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक समावयवी किसी अन्य समावयवी में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, देखिए इसके लिए हम यहां जो रिएजेंट लेंगे वो लेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl। ये मेरी रिएजेंट काम में लेना है। ठीक है, तो हमें पता है एल्केन में 3 कार्बन तक कोई संरचना समझौता नहीं होती, यानी मेथेन, एथेन और प्रोपेन कोई संरचना समझौता प्रदर्शित नहीं करती। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ब्यूटेन, जैसे ब्यूटेन है CH3 CH2 CH2 CH3, और यदि मैं इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेट HCl इसकी उपस्थिति में हीट करता हूं, तो देखिए ये अपने समावयवी आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाती है। यानी मैं इस रिएक्शन में एन ब्यूटेन को आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये होगी समावयवीकरण अभिक्रिया। इसी में अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए जैसे CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH3 और AlCl3 प्लस HCl, और हमने इसको हीट किया, तो इसमें क्या होगा, अभी और ब्रांचिंग हो सकती है। तो जैसे एक कार्बन है वो साइड चेन के रूप में और निकल जाएगा, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा CH3 CH CH3 और CH3 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आइसोमर है। नेक्स्ट देखिए अगली जो केमिकल रिएक्शन है वो है ताप अपघटन, पाइरोलाइसिस, या हम इसे भंजन या क्रैकिंग भी कहते हैं। देखिए इस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है कि एल्केन को उत्प्रेरक जैसे एल्यूमिना, Al2O3 या Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में यदि हाई टेम्परेचर, इस रिएक्शन में भी टेम्परेचर क्या है, हाई है, हाई टेम्परेचर पर यदि अपन गर्म करें तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, और निम्नतर एल्कीन और एल्केन का निर्माण होता है। तो देखिए जो कैटलिस्ट है वो हमने क्या लिए, Al2O3 ले लिया या Cr2O3 ले लिया। हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी, और जब रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होती है तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जो निम्नतर एल्कीन होगी वो प्राप्त होंगी तथा एल्केन का निर्माण होगा। ठीक है, इस अभिक्रिया का उपयोग पेट्रोलियम उद्योग में करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, भंजन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे CH3 CH2 CH3
इसको हम हीट करते हैं Al2O3 या Cr2O3 की प्रेजेंस में यदि हीट करेंगे तो यहां पर देखिए एक तो ये बन सकता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ठीक है। तो यहां पर जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखो निम्नतर एल्कीन्स भी प्राप्त होती है, एल्केन भी प्राप्त होते हैं। तो यहां एक तो देखिए जो इससे जुड़े होते हैं हाइड्रोजन, जैसे यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा होगा और यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ठीक है। तो यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा, तो जब हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगी प्रोपीन तथा हाइड्रोजन। इसके अलावा जो इसका दूसरा ऑप्शन है, दूसरा इसमें एक प्रोडक्ट और बन सकता है, और टाइप से भी बन सकता है। दूसरा बन जाएगा अगर कार्बन कार्बन मान लीजिए कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो उस कंडीशन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH4 ये बन जाएगा। तो दूसरा जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें मिल जाएगा एथीन प्लस मीथेन। तो ये निम्नतर एल्कीन हो गई और ये एल्केन हो गया। तो इस तरीके से ताप अपघटन की अभिक्रिया होती है पायरोलाइसिस की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगली जो केमिकल रिएक्शन है वो है हाइड्रो संभवन या उत्प्रेरकी पुनः संस्कार या एरोमेटिकरण अभिक्रिया। देखिए एरोमेटिकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि एल्केन जो जनरली होती है वो एलिफेटिक प्रकृति की होती है और एलिफेटिक से एरोमेटिक जो कंपाउंड है ये प्राप्त हमें होता है। तो इसका देखिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं एन हेक्सेन, ठीक है। एन हेक्सेन को मैं थोड़ा सा अलग डिजाइन में लिख रहा हूं, यहां लिखते हैं हम CH3 CH2 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 और CH3 और मैंने इसको Al2O3 की प्रेजेंस में हीट किया है। तो यहां पर डिहाइड्रोजिनेशन होगा, यानी H2 जो होगी वो बाहर निकलेगी और H2 बाहर निकलेगी तो देखिए यहां पर CH डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और यहां सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि जो एन हेक्सेन थी वो लीनियर कंपाउंड था, तो असाइक्लिक कंपाउंड था, उससे क्या बन रहा है साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है। दूसरी बात है कि ये जो कंपाउंड है ये प्राप्त होता है हमें बेंजीन, और आपने को पता है बेंजीन जो कंपाउंड है वो किस नेचर का होता है, एरोमेटिक नेचर का होता है, ठीक है। तो ये एरोमेटिक है जबकि ये जो है ये है एलिफेटिक। तो इस केमिकल रिएक्शन में हमें एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन है उनसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं एरोमेटाइजेशन या एरोमेटिकरण अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेंजीन होता है ये हाई स्टेबल कंपाउंड होता है ड्यू टू द एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, ऐसे यौगिक जो साइक्लिक होते हैं, चक्रीय होते हैं, लीनियर होते हैं, हुक्ल नियम का पालन करते हैं और प्लेनर होते हैं, उनमें एरोमेटिसिटी होती है। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल, ये बहुत ज्यादा स्थायी कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एन हेक्सेन के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, बेंजीन का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैं इसमें और भी कुछ एक क्वेश्चन कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया एन हेप्टेन, तो हेप्टेन क्या है, कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसमें, 7 कार्बन प्रेजेंट होंगे। तो इसको भी थोड़ा सा अपन लिखते हैं CH3 CH2 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 और इसमें CH3 को मैं थोड़ा सा साइड में निकाल देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ जब हम उसको Al2O3 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो यहाँ पर भी हमें ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जनरली साइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो 6 मेंबर्ड कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर भी जो रिंग बनेगी वो 6 मेंबर्ड ही बनेगी, 7 मेंबर्ड नहीं बनेगी। यानी एक जो कार्बन है वो कैसा रहेगा, फिर साइड चेन के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड यहाँ CH
और ये जो मिथाइल ग्रुप होगा ये साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा मिथाइल बेंजीन, ठीक है। और हम इसे टोलुइन भी कह देते हैं, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। टोलुइन इसका एक विशेष नाम होता है और इसको हम इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं उनमें ये जो अब बीच में ऐसे गोले की तरह बनाते हैं, ये साइक्लिक रेजोनेंस यानी चक्रीय अनुनाद को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी तरीके से आप मान लीजिए कि ऑक्टेन ले लेते हैं। एन यदि मैं ऑक्टेन ले लूंगा तो एन ऑक्टेन लेने की कंडीशन में CH3 CH2 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 और CH3, और यहां पर देखिए इसको CH2, इसको भी हम CH3, यानी अब की बार जो बॉन्ड बनेगा ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यहां इनके बीच में बनेगा, यानी दो साइड रिंग निकल जाएगी। यानी जैसे एन हेक्सेन में तो 6 कार्बन की रिंग बन गई, एन हेप्टेन में भी 6 कार्बन की रिंग बनेगी, तो एक जो मिथाइल ग्रुप था ये साइड में निकल गया। और यहां पर क्या होगा, अब की बार 8 कार्बन है तो इनमें से 2 जो मिथाइल ग्रुप होंगे वो साइड चेन के रूप में निकल जाएंगे। तो जो इसमें प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा Al2O3, हीट करेंगे तो एक मिथाइल ग्रुप यहां जाएगा और दूसरा मिथाइल ग्रुप यहां जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा, इसको हम बोल देंगे 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, ठीक। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये रिएक्शन हो गई। अब देखिए एल्केन की जो केमिकल रिएक्शंस है मोस्ट ऑफली हमने कवर कर ली है। इसके बाद इनकी जनरली कुछ यूज हैं, तो इंपॉर्टेंट जो हैं देखिए क्या है। यहाँ जो CH4 है, मेथेन है, इस मेथेन को हम मार्स गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में दलदल यानी कीचड़, जो कीचड़ होता है वहां से प्राप्त होती है, तो इसलिए इसका एक अन्य नाम दलदल या कीचड़ से प्राप्त होती है, तो इसको बोलते हैं अपन मार्स गैस। इसके अतिरिक्त ये जो कोयले की खदानें होती है वहां से भी बाहर निकलती है, अत्यधिक ज्वलनशील है, इसलिए अगर कोयले की खदानों में अगर कई बार आग लगने की जो घटनाएं होती है वो इसी के कारण होती है, तो मेथेन गैस वहां से बाहर निकलती है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक है कैलोर गैस। कैलोर गैस भी ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है और ये एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होती है, ठीक। इसके बाद में हमारे एक दैनिक जीवन में घरों में काम आती है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी हम इसको कहते हैं। ये जो है प्रोपेन, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होती है, ठीक है, ये है। ये भी फ्यूल यानी ईंधन के रूप में आती है। गंधहीन गैस होती है, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रो जो कार्बन होते हैं वो रंगहीन होते हैं और गंधहीन होते हैं। ये गंधहीन है, लेकिन घरेलू जब सिलेंडरों में हम काम में लेते हैं तो कई बार इसके रिसाव का जो लीकेज है इसका हमें पता लगाने के लिए हम इसमें एक दूसरा केमिकल मिलाते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन खुद तो गंधहीन है, यदि वो लीक होंगे या उनका रिसाव हो जाएगा तो हमें पता नहीं चलेगा। तो इसमें गंध का पता लगाने के लिए हम एक अन्य केमिकल कंपाउंड मिलाते हैं जिसको हम बोलते हैं मर्केप्टेन, ठीक है, या इसको बोल देते हैं मेथेन थायोल, और इसकी गंध से हम इसके लीकेज का आसानी से पता लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए एक जो है नेचुरल गैस, नेचुरल गैस यानी मैं कहूंगा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक जो गैस या नेचुरल गैस होती है इसमें 80% मेथेन होता है, ठीक है, और हम इसका भी उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, और ईंधन के रूप में लिक्विड कंडीशन में भी स्टोर सिलेंडर्स में स्टोर की जाती है, जिसे हम CNG के नाम से जानते हैं। CNG है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है।
तो सीएनजी को भी वाहनों में इनमें ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है, तो सीएनजी गैस भी ईंधन के रूप में काम आती है और इसका जो पॉल्यूशन है वो डीजल, केरोसिन आदि की तुलना में कम होता है। अतः इसको आजकल जहां पर अत्यधिक प्रदूषण है वहां पर जो वाहन है उनमें भी ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो एल्केन्स है उनको स्टडी किया है। तो एल्केन के बाद नेक्स्ट हम एल्कीन और एल्काइंस के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।